मेरे पीछे लगी इस तस्वीर को देख के शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मुद्दे के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक ऐसी जजमेंट दी है जिसने देश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक स्ट्रे डॉग लवर्स और दूसरा उनसे परेशान हुए लोग। तो आइए देखते हैं कि इस मुद्दे का, इस टॉपिक का, इस इशू का बैकग्राउंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन स्ट्रे डॉग्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट जजमेंट इज। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू कि स्लीपी क्लासेस का फाउंडिंग वीक, यानी जब स्लीपी क्लासेस की स्थापना हुई थी, इसी हफ्ते उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और आपको सभी कोर्सेज जो यहाँ पे मेंशन्ड है उस पर 23% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। आपको एक कोड यूज़ करना है स्लीपी ग्रेट, जिसमें 8 एंड में आपने यूज़ करना है, ये देख सकते हैं। तो अब बात वापस लेके आते हैं अबाउट द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली में काम करने वाली या एनसीआर में काम करने वाली सभी सिविक बॉडीज को यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को और अथॉरिटीज को यह कहा है कि उन्हें अगले 8 हफ्ते में यानी 2 महीने में सभी रेजिडेंशियल लोकेलिटीज में रहने वाले स्ट्रे डॉग्स को रिमूव करना है और इतना ही नहीं, उन्हें डेडिकेटेड शेल्टर्स के अंदर भी शिफ्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट 28 जुलाई को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया एक केस था, जिसमें न्यूज़पेपर या मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो एक छोटी बच्ची की मृत्यु हो गई थी बिकॉज ऑफ अ स्ट्रे डॉग अटैक। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सुओ मोटो यानी कि खुद से इस प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया और फिर उसके बाद यह फैसला अपना डायरेक्टिव दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कुछ ही समय बाद राजस्थान के हाई कोर्ट से भी एक फैसला आता है ऑन द सेम डे, जो कहता है कि म्युनिसिपल बॉडीज को स्ट्रे डॉग्स और बाकी एनिमल्स को भी रिमूव करना चाहिए शहर की सड़कों से। बाकी एनिमल्स, अदर एनिमल्स भी उन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किए। ये कहा कि देयर शुड बी मिनिमम फिजिकल हार्म व्हाइल रिमूविंग देम, जीरो हार्म नहीं, मिनिमम फिजिकल हार्म। कोर्ट ने यह भी कहा, और ये चीज आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी देखोगे, दैट इफ एनीवन ट्राइज टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट, द अथॉरिटीज, द municipality employees, then you can always take action against such person. This action can include lodge FIR against that person for obstructing public servants from performing their duties. यानी अगर आपको कोई रोकता है ऐसा काम करने से, ये जो रिमूवल ऑफ एनिमल्स करने से, तो आप उसके खिलाफ FIR भी कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स में बेसिकली क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव यह है कि सभी स्ट्रे डॉग्स को स्ट्रीट से शेल्टर्स में मूव किया जाए। एक ऐसा शेल्टर जो स्पेसिफिकली हाउस करने के लिए, डॉग्स को हाउस करने के लिए बनाया जाएगा। ऑल्दो ऐसे शेल्टर्स पहले एग्जिस्ट करते हैं, बट बहुत सारे पशु प्रेमियों का यह मानना है कि वो शेल्टर्स लिवेबल नहीं होते हैं। इनफैक्ट डॉग्स को अगर आप शेल्टर के अंदर कैद करके रखते हो तो ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट है। खैर, शेल्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अथॉरिटीज को चाहिए कि वो 5 से 6,000 डॉग्स की कैपेसिटी वाले शेल्टर तैयार करें इनिशियली। लेकिन आपको मैं नंबर्स जब दिखाऊंगा तब आपको ये हैरानी होगी जान के कि 5 to 6,000 डॉग्स इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मॉनिटरिंग की बात कहें तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि CCTV सर्विलेंस जरूरी है इन शेल्टर्स की, ताकि इन डॉग्स को कहीं रिमूव करके वापस दोबारा से स्ट्रीट्स में रिलीज ना कर दिया जाए। इसके अलावा एक हेल्पलाइन बनानी जानी चाहिए जिसे 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशनलाइज किया जाए, जिस हेल्पलाइन नंबर पे डॉग बाइट्स, रेबीज को आप रिपोर्ट कर सकें और अथॉरिटीज को कंप्लेंट आने के 4 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 4 आवर्स कंप्लेंट आने के अंदर अंदर एक्शन लेना होगा, डॉग्स को वहां लोकेलिटी से हटाना होगा। और सेम वे जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो आप उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन को सड़कों पे, गलियों में सेफ घूमने का एक फ्रीडम है, एक अधिकार है, और उनकी सेफ्टी को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। सो दे हैव क्लियरली प्रायोरिटाइज्ड द चिल्ड्रंस राइट्स और द ह्यूमंस राइट्स अबव द एनिमल राइट। ये क्लियर केस है जहां पे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो स्टेटस रिपोर्ट है कि आपने किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया है इस कानून का, वो आप जल्द से जल्द दे दीजिए 6 हफ्ते के अंदर। कोर्ट ने यह भी कहा
कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, आई विल कम टू द रूल्स, बट एग्जिस्टिंग रूल्स में कुछ बातें कोर्ट में जजेस को पसंद नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, ये क्या है? अब आपको पता होगा हमारे देश में एनिमल क्रुएल्टी को रोकने के लिए ना एक कानून है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। इस प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960 में पशुओं को हार्म पहुंचाना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनको मारना पीटना, ये सब दीज ऑल आर ऑफेंसेस। बट आपको उसी समय उसी के साथ साथ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैटल, स्ट्रे एनिमल्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं, चाहे वो विलेजेस के अंदर फसलों के लिए हो, चाहे अर्बन एरियाज के अंदर लोगों की सेफ्टी के लिए हो। इसीलिए जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है स्ट्रे एनिमल्स की, वहां पे बर्थ कंट्रोल मेजर्स लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीजें करनी जरूरी है। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स निकाले जाते हैं। 2001 में ये रूल्स निकाले गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, और 2023 में इनका अमेंडेड वर्जन यानी कि मॉडिफाइड वर्जन निकाला गया। इन रूल्स में एक बात लिखी है जो कि अभी तक एक्सेप्टेबल या एक्सेप्टेड थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बात थोड़ी सी नॉन इलॉजिकल लगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो एबीसी रूल्स है उसमें प्रावधान है कि अगर आप किसी डॉग को स्ट्रीट से पकड़ते हो, उसे स्टेरलाइज करते हो या उसे वैक्सीनेट करते हो, तो आपको उसे वहीं दोबारा से रिलीज करना है जहां से आप उसे पकड़ के लाए थे। That means once sterilized or vaccinated, the dog must be released at that same place from where it was picked up. Now, the people in the court, the judges, they found it very absurd. They did not like this provision. Because they said that if you are actually removing stray dogs because they're considered to be a threat, why you're bringing them back to the place where they were? अब इसको ना समझने का थोड़ा सा नुआंस्ड तरीका है जिस तक हम पहले नंबर्स के थ्रू जाएंगे। और क्योंकि हम एक वेल एस्टैब्लिश्ड थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलना चाहते हैं, इसलिए हमें किसी भी जजमेंट पे जंप नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप नंबर्स की बात करें तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जो ये ऑर्डर दिया गया है दिल्ली के लिए, 49 केसेस जो है दिल्ली के अंदर रिपोर्ट किए गए रेबीज के, और 6 महीने में इनिशियल 6 मंथ्स के अंदर 65 स्ट्रे डॉग्स को स्टेरलाइज भी किया गया। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल की बात करते हो, सो 2022 से लेकर अभी तक अगर आप डेथ्स की बात करते हो, देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ रेबीज। तो बेसिकली स्ट्रे डॉग बाइट का सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर रेबीज कैरिंग डॉग है, वो रेबीज वायरस ट्रांसफर कर देता है, और रेबीज एक फेटल डिजीज है। अगर एक बार आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो तो 95% चांसेस है कि मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट वाला, वन ऑफ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट वाला वायरल डिजीज है रेबीज। अगर आप देश भर के नंबर्स की बात करें तो बहुत वेरिएशन है। जब आपको इंसानों का ही नंबर नहीं पता तो स्ट्रे डॉग्स का नंबर कैसे पता होगा? खैर, गवर्नमेंट के हिसाब से 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास स्ट्रे डॉग्स है भारत में, जबकि बहुत सारे और एस्टिमेट्स बताते हैं कि यह नंबर 6 करोड़ है। हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति डॉग बाइट से परेशान होता है, और अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 30 लाख बाइट्स अ ईयर। इनमें से तकरीबन 5000 फेटल होती हैं। अगर आप नंबर्स की बात करें, डॉग बाइट केसेस की बात करें, आप ये देख सकते हो कि ओवर टाइम दिस हैज समवट 21 लाख, 30 लाख, है ना, 21 लाख, 22 लाख, तो इतने डॉग बाइट के केसेस हो रहे हैं। और अगर आप 2022, 23, 24 में सिर्फ 15 साल के बच्चों तक का देखोगे, बिलो 15 ईयर्स ऑफ द एज, तो आपको 23% ये केसेस मिलेंगे। मतलब लगभग 1/4 केसेस छोटे बच्चों के डॉग बाइट हो रही हैं। डेथ्स की बात करें तो नंबर ऑफ डेथ्स हैव इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली, 21 डेथ्स इन 22, 50 इन 23 एंड 2024 में 54। और तो और अभी तो हमने उन एरियाज की बात नहीं की जो शायद रूरल हो सकते हैं, जहां पे डेथ्स की रिपोर्टिंग या कॉजेज रिपोर्ट नहीं हो सकते हैं, दे मे बी इवन मोर। तो ये प्रॉब्लम तो है, इट इज नॉट दैट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, और इट इज बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ये एक्सेप्ट करना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है।
उसके बाद जो अंडरलाइंग इशू है मैंने आपको बताया, वो ये बताया जा रहा है कि जो कंजम्पशन है हमारे शहरों के अंदर, उसकी वजह से एक्सेस फूड बहुत ज्यादा बच जाता है। जब फूड शहरों में गार्बेज डंप्स के पास या होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाता है, तो इसी फूड के चलते पॉपुलेशंस ग्रो होती हैं। किसी तरीके की स्कैर्सिटी उन्हें खाने की नहीं होती है और पॉपुलेशंस ग्रो होती है स्ट्रे डॉग्स की। सेकेंड रीजन फॉर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन ग्रोथ इज सेड टू बी पेट ओनर्स। यस, यू आर राइट। पेट ओनर्स बहुत सारे हैं भारत में, लेकिन भारत में रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स बहुत कम है। रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने पेट को सबसे पहले तो स्टेरलाइज करवाओ, है ना। अगर स्टेरलाइज नहीं भी करवाते हो तो अबैंडन मत करो पेट्स को। बट व्हाट पीपल डू, पीपल बाय पेट्स एज अ स्टेटस सिंबल टू शोकेस दैट हमारे पास यार ये बड़ा क्यूट डॉग है या ये बढ़िया सा फॉरेन ब्रीड है ना। अब वो बेचारा जो फॉरेन ब्रीड होता है वो यहाँ पे सेट नहीं हो पाता है, घर के अंदर उसको रखना बहुत मुश्किल है, उस पर खर्चे बहुत है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हैं, इसलिए आप उसे अबैंडन कर देते हो। जो ये अबैंडन्ड पेट्स हैं यही बाहर जाके फिर फेरल डॉग्स के साथ मेट करते हैं और पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो एक और रीजन इसका ये भी है कि थाउजेंड्स ऑफ पेट डॉग्स आर अलाउड टू देन रोम और ब्रोकन फ्री। और इररिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप काफी बड़ी प्रॉब्लम है भारत में, भारत के शहरों में। ये कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारी क्लिप्स भी वायरल होती हैं। अगर आप रेबीज के बर्डन की बात करते हैं, इंडिया के अंदर 36% ऑफ रेबीज डेथ्स होती हैं। जो वर्ल्ड में जितनी डेथ्स होती हैं, अगर 100 हैं तो 36 भारत में होती है। 30 से 60% जो केसेस भारत में आते हैं वो 15 साल से कम बच्चों के होते हैं। और इंडिया में रेबीज एक नोटिफाइबल डिजीज है। इसका मतलब ये कि अगर इसकी रिपोर्टिंग होती है तो ये सेंटर तक रिपोर्ट करना पड़ता है। सो अल्टीमेटली दिस इज अ प्रॉब्लम विच यू हैव टू एक्नॉलेज। अगर आप लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हो तो एग्जिस्टिंग एनिमल वेलफेयर गाइडलाइंस शायद इससे डाइग्रेस करती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। क्यों? क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कानून के तहत बनाया गया है। 7 दिसंबर 2022 को उसने जो गाइडलाइंस दी है, उसने बोला कि स्ट्रे डॉग्स को रिलोकेट ना करें, आप एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के हिसाब से उनको स्टेरलाइज करें और वापस उन्हीं एरियाज में छोड़ दें। साथ ही साथ जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं और सिटीजंस हैं, उनको यह ध्यान रखना है कि स्ट्रे एनिमल्स को फीड करने वालों के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। पर लड़ाई तो यही है कि जो स्ट्रे एनिमल्स को फीड कर रहे हैं वर्सेस the resident welfare associations or the people who are living in localities who want to protect their kids or themselves from dog bites. तो ये जो एक डायकोटमी है ये अभी जजमेंट के बाद भी बनी हुई है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अबाउट द एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और एबीसी रूल्स उसके अंदर, ठीक है। नाउ एनिमल राइट्स ग्रुप्स का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि ये जो एबीसी रूल्स बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्लियरली उसे वायलेट करती है। दूसरा, शेल्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए सरकार कहां से लाएगी पैसा, कोई नहीं जानता है। ओवर क्राउडेड शेल्टर्स में स्ट्रेस, इंजरीज, डिजीज आउटब्रेक होने के ज्यादा चांसेस हैं। इनफैक्ट रेबीज प्रिवेंशन के लिए जो आप वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन करते थे, उसी पैसे को डाइवर्ट करके अगर आप शेल्टर पे लगाओगे तो शेल्टर्स में टर्न आउट टू बी डिजीज ब्रीडिंग ग्राउंड्स देमसेल्व्स। इसलिए उनका कहना है कि इन सिटू कंजर्वेशन होना चाहिए। इन सिटू मतलब जहां पे ये डॉग्स हैं वहीं पे कंजर्वेशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए। और WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस भी यही कहती है कि शेल्टर सब डॉग्स के लिए नहीं है। शेल्टर सिर्फ सिक, इंजर्ड या नॉन सर्वाइवल डॉग्स के लिए होता है। जो हेल्दी डॉग्स हैं, जो स्टेरलाइज्ड डॉग्स हैं, जो वैक्सीनेटेड डॉग्स हैं, अगर आप ऐसा कर पाते हो अचीव, तो उन्हें आपको उन्हीं के एरियाज में रखना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन में और भी चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, बहुत सारे मैन पावर की रिक्वायरमेंट इन शेल्टर्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप। लास्टली, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को खुद को यह डिसाइड करना होगा कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है जजमेंट्स में या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जजमेंट्स को डाइग्रेस होता देखते हो और फिर आप अपने आप से सवाल पूछते हो कि क्या ये जजमेंट्स कोर्ट की है या कहीं इनमें जजेस का पर्सनल ओपिनियन तो नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज कंसिस्टेंसी आती है। तो कई बार जजेस या कई बार जजमेंट्स
बिल्कुल स्ट्रे एनिमल्स के फेवर में जजमेंट देते हैं, है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसने ये कहा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, वेयर स्ट्रीट डॉग्स हैव अ राइट टू फूड एंड सिटीजंस हैव अ राइट टू फीड देम, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड इट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां पे कि एनिमल्स आर सेंशिएंट क्रिएचर्स विद एन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ सच बीइंग्स इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन। तो एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट 2022 में ऐसा जजमेंट देता है और फिर 2025 में वो शेल्टर में डालने के लिए बोलता है डॉग्स को, तो एक वेरिएशन नजर आता है। इस वेरिएशन को एड्रेस करना बहुत जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि आगे आने वाले जजमेंट्स के अंदर भी वो एक कंसिस्टेंट स्टैंड लेते हुए नजर आएगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इस मामले में क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए? ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उनके अंदर ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। लेकिन कितना ह्यूमेन तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो आप देखेंगे। आपकी क्या राय है इस मामले में? आप किस तरफ हैं इस युद्ध में, जो एक तरीके का युद्ध ही बना हुआ है? जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं एंड please understand the nuances of the topic before coming to a final conclusion. Last but not the least, another reminder that because we are celebrating our foundation week, तो 15+8 यानी 23% डिस्काउंट आपको हमारे सभी कोर्सेज पे प्राप्त हो जाएगा। आपको कोड का प्रयोग करना है, you have to use the code SleepyGreat. Thank you and have a very nice day ahead.